हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कॉन्स्टेंटली आपको अपडेट किया जा रहा है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर सेट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर कल क्या हुआ फ्राइडे को। देखिए, 1.85 की ओपन प्राइस के बाद 1.85 का ही लो बनाता है और 1.85 का ही हाई बनाता है, यानी नो लो नो हाई, क्योंकि ये अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ था। 1.85 इज़ दी अपर सर्किट बैंड। लोअर सर्किट बैंड हालांकि 1.75 का लगा था और 1.85 के ऊपर हालांकि ये क्लोज भी हो जाता है और 4,57,476 टोटल वॉल्यूम रेट करता है, जिसमें से 100% की डिलीवरी, जी हाँ, 100% की डिलीवरी आपने एनएससी पे इससे पहले नहीं सुना होगा या देखा होगा। अच्छा, बीएससी के ऊपर देखिए और ज़्यादा सिचुएशन अच्छी है। 1.96 की ओपन प्राइस के बाद 1.95 का लो बनाता है और 1.98 का हाई बनाता है, जो कि इसका अपर प्राइस बैंड लगा था। और 22,71,251 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें से 100% की डिलीवरी उठा ली जाती, यानी कोई बेचने वाला है ही नहीं। यानी यहाँ पे जितने लोग बेच रहे हैं वो पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ लोग खरीद रहे हैं, लूट ले रहे हैं, अपने डीमेट अकाउंट में उसको स्टोर कर ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि सिचुएशन इसके अंदर आगे जा कर के इम्प्रूव होने वाली है। क्योंकि जो खबर है वो खबर आपको पता है, इस खबर के ज़रिए इसमें आग लगी हुई है, इसी खबर के चलते इसमें आग लगी है। ये बात आपको मैंने लास्ट कई दिनों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट कैप देखें तो 275.01 करोड़ रुपए है, एनएससी पे 256.95 करोड़ रुपए है। देखिए, यहाँ पे जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर जो आपको अपर प्राइस बैंड लगा दिखाई दे रहा है, ये आगे भी लगा हुआ दिखाई दे सकता है। बस कोई इस तरीके के बीच में बात ना आए जो इस रेजोल्यूशन के लिए बाधा की तरह काम करे। होपफुली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इंसॉल्वेंसी का, बहुत ही टाइटली इसको टाइमलाइन के बीच में बाउंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 45 दिनों का टाइम दिया था, लेकिन 45 दिन कोरोना के चलते एक्सटेंड होकर के कुछ और बढ़ गया। 1 महीने का टाइम और दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अनुज जैन को। होपफुली ये 1 महीने के अंदर इंसॉल्वेंसी और हो जानी चाहिए। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जेपी इंफ्रा लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए 2 कंपनीज सबसे आगे आ रही हैं। जेपी इंफ्रा को एक्वायर करने के लिए एनबीसीसी है और सुरक्षा रियलिटी या सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, तो इन दोनों में जैसा कि मैंने आपको बताया था, सुरक्षा एआरसी को बिडिंग में जीत मिली है, यानी सुरक्षा एआरसी इस बिड को जीत चुका है और एनबीसीसी को हारना पड़ा है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगे की क्या प्रोसीडिंग्स होनी है, आगे क्या होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग नए होते हैं, उन लोगों को ये पूरा केस समझ में नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है, जायज़ है। अगर आप किसी चीज़ को बीच में से पकड़ेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, राइट? बिल्कुल ट्रू है। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए समझ में आ जाएगा। अगस्त 2017 का टाइम था जब जेपी इंफ्रा को आईडीबीआई बैंक लीड करते हुए आईबीसी के अंडर में इंसॉल्वेंसी कराने के लिए लेके जाता है, यानी इंसॉल्वेंसी कोर्ट में घसीट करके लेके जाता है आईडीबीआई बैंक इस कंपनी को 2017 में। ठीक है, फिर दिसंबर 2019 का टाइम आता है। एनबीसीसी इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, एक बिडर के रूप में सामने निकल के आती है, हाईएस्ट बिडर के रूप में। फिर मार्च 2020 का टाइम आता है। एनसीएलटी क्लियर कर देता है एनबीसीसी इंडिया के प्लान को, क्योंकि एनसीएलटी के बिना अप्रूवल से काम नहीं हो सकता। अभी आपको सुरक्षा एआरसी जो बिडर आपको पता चल रहा है ना, इसमें भी आगे के प्रोसेस होने हैं, एनसीएलटी से अप्रूवल चाहिए होगा। उसी तरीके से मार्च 2020 में एनबीसीसी इंडिया जब बिड को जीत गया तो एनसीएलटी से अप्रूवल चाहिए था। एनसीएलटी क्लियर कर देता है एनबीसीसी इंडिया के प्लान को, सही बता देता है, लेकिन कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस कर देता है जिसको लेकर के एनबीसीसी खुश नहीं था और वो एनसीएलएटी के अंदर एनसीएलटी के दिए हुए ऑर्डर को चैलेंज कर देता है। फिर सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में 2000 उसी
2020 में अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र कर लेता है, पूरे केसेस को अपने हाथ में ले लेता है। फिर मार्च 2021 का टाइम आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को, एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अनु जैन को बनाया जाता है और यहाँ पे 45 दिनों के भीतर भीतर ये पूरा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने की डायरेक्शन पास करी जाती है सुप्रीम कोर्ट से। फिर 45 दिनों का टाइम जो है पास हो जाता है, फिर 1 महीने का टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर और देखा जाता है। अनुज जैन चाहते हैं 1 महीने का एक्सटेंशन मिले, जिसको सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करता है, दे देता है। फिर मई महीने में सुरक्षा ARC, जो कि अभी आपको मैंने बताया 1 दिन पहले, सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एक हाईएस्ट बिडर के रूप में इमर्ज होता हुआ हम देख रहे हैं। देखिए, ये चीज़ आपको मैंने बताया था कि अनुज जैन जो कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है इस पूरे प्रोसेस के लिए, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि NBCC इंडिया जो है इस बिड को हार चुका है। सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन इज द सक्सेसफुल बिडर, राइट। तो इस बीच में यहाँ पे ऐसा क्या था जो NBCC को ये बिड हारनी पड़ी? देखिए, इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो प्रोविज़न है उस प्रोविज़न को फॉलो नहीं करता है NBCC के द्वारा दिया गया जो प्रॉमिस है। यानी NBCC इंडिया जो प्रॉमिस लेके आता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो प्रॉमिस जो है कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016 के अंदर दिए हुए प्रोविज़न को फॉलो नहीं करता है, जिसके चलते यहाँ बताया जाता है अनुज जैन के द्वारा कि NBCC इंडिया कोई लीगल राइट नहीं है किसी भी पर्सनल गारंटी को इन्वोक कराने के लिए और उसी के प्रोमोटर के सिक्योरिटी को एक तरीके से देखा जाए, सिक्योरिटी को एक तरीके से इन्फोर्स कराने के लिए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे इनको जो है निगलेक्ट कर दिया जाता है। वहीं सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा ऑफ़र किए हुए प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया जाता है और यहाँ पे सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने ऑफ़र किया है 1736 करोड़ मोर ऑफ़र किया, मतलब ज़्यादा ऑफ़र किया है NBCC के कंपेयर में अगर आप देखें तो। और जो टोटल पैकेज बनता है इनका सुरक्षा ARC का 6984 करोड़ रुपए, राइट। और ये ऑफ़र कहीं न कहीं लेंडर्स के लिए ये डेट स्वैप को इंक्लूड करता हुआ है, और जो कि एक लैंड बैंक का पार्ट है जो कि JP इंफ्राटेक लिमिटेड ओन करता, राइट। तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में IDBI बैंक की तरफ से एक क्वेश्चन क्वाइन किया जाता है। जानते हैं क्या क्वेश्चन ये क्वाइन किया जाता है? IDBI बैंक बोलता है कि NBCC को एक बार फिर से चांस दिया जाना चाहिए एक राउंड कराने के लिए। फिर यहाँ पे इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अनुज जैन सामने आते हैं और ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइट डेडलाइन ऑफर करी है और उस बीच में हमारे पास टाइम ही कहाँ है कि हम फिर से बार बार यही काम करते रहें। ऑलरेडी इतना टाइम निकल चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स्ड नंबर ऑफ़ डेज दे रखे हैं और इसमें हमारे पास टाइम नहीं है कि फिर से NBCC इंडिया को एक ऑफ़र दिया जाए ताकि वो फिर से इसके अंदर प्लानिंग कर सके। देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं IDBI बैंक की तरफ से जो ये क्वेश्चन क्वाइन किया गया, इस बात को दर्शाता है कि IDBI बैंक जो है कहीं ना कहीं चाहता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है इसका मिले। देखिए, बैंक्स को यहाँ पे 70% हेयर कट करना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है बैंक्स को पूरा मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। 30% जो है बैंक्स को रिसीव हो पाएगा, 70% इनका कैपिटल जो है रिसीव नहीं होगा, लूज़ हो चुका है। तो IDBI बैंक कहीं ना कहीं इसका इंटेंशन इसी बात को है कि ये 30% से ज़्यादा रिकवर करने के लिए फिर से प्लानिंग कराना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं वो पूरी तरीके से अनुज जैन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अनुज जैन को फॉलो नहीं करना होता तो फिर उनको इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाया ही क्यों गया, जब उनको खुद ही डिसाइड करना था। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अनुज जैन की तरफ से जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो कुछ डायरेक्शन पास ऑन करी जा रही है, उसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अब हमारे पास या ये पूरे प्रोसेस में जो है एक ही कंपनी है, सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और इसमें एक और है लक्षद्वीप इन्वेस्टमेंट करके, जो एक कंसोर्टियम के रूप में है, इसी के अंदर छुपा हुआ है, जो कि सामने आपको बताया नहीं गया क्योंकि ये इसके अंदर एक कंसोर्टियम के रूप में बना हुआ है।
ठीक है। तो वो सुरक्षा ARC के अंतर ही है, तो हम सुरक्षा ARC की बात करेंगे तो आप समझ जाइएगा, राइट। तो यहाँ पे अब देखिए क्या होना है, अब आगे का क्या काम होना है, आगे आपको पता होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे आपको तैयार रहना है मंडे को, मंडे 24 मई 2021 को यहाँ पे जो है इस सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो बिड प्रोड्यूस किया है, रिवाइज्ड बिड, जिसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने पूरी तरीके से सही बताया है, इसके लिए वोटिंग कराई जाएगी। 24 मई 2021 को वोटिंग शुरू होगी और 27 मई 2021 को ये जो है मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। और इस मीटिंग में आपको पता है देखना बनता है, हम लोग देखना चाहेंगे कि कितने परसेंट जो लेंडर्स हैं, यानी कि कितने परसेंट लोग हैं लेंडर्स में, यहाँ पे होम बायर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, होम बायर्स हो गए, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में बोल देता हूँ सीधे सीधे, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की तरफ से कितने परसेंट वोट मिलता है सुरक्षा ARC को, बहुत ही देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि इससे पहले NBCC को जीत मिली थी, NBCC को लेंडर्स ने सक्सेसफुल बिडर बताया था, उस समय 97.98% वोटर्स जो NBCC इंडिया को वोट मिले थे, और इस बार देखना बनता है कि कितना वोट इनको मिलता है। बहरहाल जो भी है आपको तैयार रहना है, 24 मई से आप आगे कंटिन्यू आप एक्टिव रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा हाई अलर्ट रहिएगा, मैं आपको अपडेट जो है इसके ऊपर करता रहूँगा, मैं खुद भी अलर्ट रहूँगा इस चीज़ को लेकर के। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज गिव अ थम्स अप, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट इन केस इफ you are new to stock market, there is a link in description box of this video, right? You can see there and click on that link to open your account in Upstox. So this is all, take care of yourself, see you something updating next in next video.